नदी में केवल इसमें से जो कितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, बन चुके हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि वीडियो जो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल वल्ला में। साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए रहने वाला है। और इस टॉपिक में जो है आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। ठीक है साथियों, इसके बारे में जो हम पूरी डिस्कस करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो जो है अगली आएगी, पर उससे पहले जो हम इसे जो है डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक जो है बिल्कुल जड़ों से समझ लेंगे तो आपको जो है ये पूरा टॉपिक जो आसानी से जो पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां और उनके प्राचीन नाम और उनके उद्गम स्थल, ठीक है, उनके बारे में 5 नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक डिटेल में डेफिनेशन की तरह बता दूं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, परंतु ये 5 नदियां ऐसी हैं जिनका हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्व है। इन नदियों को 2 तंत्र में बांटा गया है। साथियों, इसमें कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सी नदियां जो है बहती हैं, पर एक मुख्य धारा से देखा जाए तो हिमाचल में जो है 5 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, और जो कि मतलब कि आप सभी को पता है कि 5 नदी कौन कौन सी है, और उसको भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और वो 5 नदी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में उनका जो बहुत महत्व है, ठीक है, और इन नदियों को जो 2 तंत्र में जो बांटा गया है। पहला तंत्र आ गया आपका सिंधु नदी तंत्र और दूसरा तंत्र आ गया गंगा नदी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इसमें जो है हमारी 4 नदियां जो है आती हैं, जो है सतलुज, रावी, चिनाब और व्यास। ठीक है, ये जो है 4 नदियां जो सिंधु नदी तंत्र में आती हैं, और बाकी जो है बच गई यमुना नदी, ये केवल जो गंगा नदी तंत्र में आती है। याद रखिएगा, इसमें से जो है एक प्रश्न बन जाता है, कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि सिंधु नदी तंत्र से जो है या फिर गंगा नदी तंत्र से जो कौन सी नदी जो है बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसे जो हम अब आगे पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की जो है प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उनके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम और उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नदी आपकी आती है सतलुज नदी, जिसका प्राचीन नाम है शतुद्री। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील में जो राक्षस ताल हिमनद है वहां से जो इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, दूसरी नदी आती है व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम जो है अर्जकिया है, और इसका जो है उद्गम स्थल जो वो व्यास कुंड है। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का प्राचीन नाम जो है पुरुषिनी है, और इसका जो है उद्गम स्थल जो है बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है। और उसके बाद बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का प्राचीन नाम जो वो असिकनी है, और इसका जो है उद्गम स्थल जो है बारालाचा दर्रा से है। ठीक है, और उसके बाद हमारी आखिरी नदी जो है जो गंगा नदी तंत्र से बिलोंग करती है, यमुना नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम जो कालिंदी है, और उसका उद्गम स्थल जो कालिंद पर्वत, यानी कि इसको जो है यमुनोत्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियां। अब इनको जो हम विस्तार से एक एक नदी को जो समझेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको जो अच्छे से समझ आएगा, और इसमें जो है आपके एग्जाम में जो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 1448 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें कह रहा है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 1448 किलोमीटर है। उसके बाद सतलुज नदी को प्राचीन नाम से वेदों में शतुद्री और संस्कृत में शतद नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रश्न कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सतलुज नदी को संस्कृत में जो है किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग, तो उसमें जो एक ऑप्शन रहेगा शतद। शतद जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे जो है आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर राक्षस झील से निकलती है। यह नदी शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल में प्रवेश करती है। ठीक है, इसमें कह रहा है यह यानी कि सतलुज नदी जो है शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल में प्रवेश करती है, और भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल में प्रवेश करती है। ठीक है, और सतलुज नदी भारत के प्रमुख नदियों में से सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सतलुज नदी जो है सतलुज नदी जो भारत की प्रमुख नदियां, ठीक है, उनमें सिंधु नदी की जो है वो सहायक नदी है। ठीक, सतलुज नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि
सॉरी सिंधु नदी की जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका सतलुज। ठीक है, यानी कि सिंधु तंत्र से तो जो है 4 नदी जो है बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो मेनली मुख्यतः जो है ऐसा पूछ जाता है कि सतलुज नदी जो है किस नदी की सहायक सतलुज किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियां। इसमें जो है सबसे पहले आपका पॉइंट आता है बांसपा नदी। बांसपा नदी बांसपा पहाड़ियों से होकर करचम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसमें जो आप देख सकते हैं कि बांसपा नदी जो है सतलुज नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, और बांसपा नदी जो है बांसपा पहाड़ियों से होकर करचम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है कुंजू श्रृंखला से निकलती है और नामगी किन्नौर में सतलुज में प्रवेश करती है। तेगपो और कब्जियां स्पीति नदी की सहायक नदी हैं। तो स्पीति नदी भी जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है नोगली खड्ड। नोगली खड्ड सतलुज में रामपुर बुशहर में मिलती है। ठीक है, नोगली खड्ड जो सतलुज नदी में रामपुर बुशहर में मिलती है, जो कि शिमला में पड़ता है। उसके बाद अगली नदी हमारी आती है व्यास नदी। व्यास नदी को जो है प्राचीन नाम से वेदों में अर्जकीय और संस्कृत में जो विपाशा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्यास नदी को संस्कृत भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा विपाशा। व्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए रोहतांग दर्रे से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई जो 460 किलोमीटर है। ठीक है, और व्यास नदी बजौरा से मंडी में तथा संगधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ध्यान से सुनिएगा, इस नदी की जो कुल लंबाई जो 460 किलोमीटर है और व्यास नदी जो बजौरा से मंडी में तथा संगधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं व्यास की सहायक नदियां। ठीक है, और व्यास नदी की जो सहायक नदी जो है अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग इनकी नदियां हैं। ठीक है, तो हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो व्यास नदी की सहायक नदियां 3 जिलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, पहला जिला आता है कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदियां। कुल्लू जिले में जो है सबसे पहला आपका पॉइंट बनता है सैंज नदी। यह नदी स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकल कर लारजी के पास व्यास नदी पर मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। तो इसमें जब आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, कि सैंज नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है और यह जो किस जिले में जो है व्यास नदी से मिलती है। ठीक है, तो आपका जो व्यास नदी की सहायक नदी है और यह जो कुल्लू जिले में मिलती है। और कुल्लू जिले में अगर आपसे डीपली ऐसा पूछा जाए कि तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह नदी स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकलती है। ठीक है, और यह सैंज नदी जो सुपाकनी चोटी से निकलकर लारजी के पास व्यास नदी पर मिलती है। लारजी के पास जो व्यास नदी पर मिलती है। हारला नदी भुंतर के पास व्यास नदी में मिलती है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी पीर पंजाल श्रेणियों से होकर लारजी के पास व्यास नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, जो तीर्थन नदी है वे पीर पंजाल श्रेणियों से होकर लारजी के पास व्यास नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आपका एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यास नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा पार्वती नदी। ठीक है, पार्वती नदी जो है व्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि मानतलाई झील से निकलकर व्यास नदी में मिलती है। और ये कहाँ से निकलती है? मानतलाई झील से निकलकर व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये होगा हमारा कुल्लू जिले में व्यास नदी की सहायक नदियां। अगला जिला हमारा आता है मंडी जिले में व्यास नदी की सहायक नदियां। तो मंडी जिले में जो है हमारा पहला पॉइंट आता है ऊहड़ नदी। ऊहड़ नदी पंडो और मंडी के बीच से होकर व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, ऊहड़ नदी जो है वो पंडो और मंडी के बीच से होकर जो है वो व्यास नदी में मिलती है। ठीक है साथियों, हमारा अगला पॉइंट आता है बेकर खड्ड। बेकर खड्ड जो है व्यास नदी में संधोल में मिलती है। बेकर खड्ड जो है व्यास नदी में संधोल में मिलती है। और सोनखड़ जो व्यास नदी में काड़ी के पास मिलती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला आता है जीवनी खड्ड। जीवनी खड्ड जो व्यास नदी के पास पंडोह में मिलती है। ठीक है, ये इतना डीपली है, शायद इसमें जो एग्जाम से ना पूछा जाए, पर हमारे लिए पढ़ना जो सब कुछ जरूरी है। हमारा अगला जिला आता है कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिले में व्यास नदी की सहायक नदियां। तो कांगड़ा जिले में हम उत्तरवर्ती नदियों में कौन कौन नदी आती है? बिनवा नदी आती है, बाणगंगा आती है, अवा आती है, गज आती है और चक्की व्यास की उत्तरवर्ती सहायक नदियां। ये सभी नदियां जो है व्यास नदी की सहायक नदी हैं, जो कि उत्तरी इलाके कांगड़ा जिले के उत्तरी इलाके से
जो व्यास नदी में मिलती है। गजखड जो व्यास नदी में पोंग झील के पास मिलती है, ठीक है। और दक्षिणावर्ती यानी कि कांगड़ा के दक्षिण क्षेत्र में जो है कौन कौन सी नदियां जो है वो व्यास में मिलती हैं? गुणा और माणखड़ जो दक्षिण से व्यास नदी में मिलती हैं, ठीक है साथियों। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट जो है वो व्यास नदी के, ठीक है। 3 जिलों में जो है व्यास नदी के कौन मतलब 3 जिलों में जो व्यास नदियों में जो है सहायक नदियां हैं, ठीक है। हमारी अगली नदी आती है रावी नदी। तो रावी नदी के जो डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। रावी नदी को प्राचीन नाम से वेदों में पुरुषनी और संस्कृत में इरावती नाम से जाना जाता है। इसमें भी आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रावी नदी को संस्कृत भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इरावती, ठीक है। यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल यानी कि जो कि कांगड़ा में है वहां से निकलती है। और रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और रावी नदी की कुल लंबाई जो 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो वो 158 किलोमीटर है, ठीक है साथियों। तो आप ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि रावी नदी को प्राचीन नाम से वेदम जो पुरुषनी यानी कि इसका प्राचीन नाम जो पुरुषनी है और संस्कृत में इसका नाम जो इरावती है, ठीक है, लिख लीजिएगा। और यह नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है। यह नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल जो कांगड़ा में है वहां से निकलती है। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर यानी कि चंबा से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी की कुल लंबाई जो 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर है। और बाकी की लंबाई जो है यानी कि जो जम्मू कश्मीर से निकलकर जहाँ पे जाती है वो इसकी जो आधी बची हुई लंबाई है, ठीक है, शेष लंबाई। उसके बाद बात करते हैं रावी नदी की सहायक नदियाँ। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले आपकी रावी नदी की सहायक नदी आती है सिउल नदी। सिउल नदी में जो कौन कौन सी नदी मिलती हैं? सगड़ी खड्ड, विद्रोह खड्ड, जुआंस खड्ड के संगम से सिउल नदी का निर्माण होता है। बैरा खड्ड के मिलने से सिउल नदी विशाल रूप धारण कर लेती है, ठीक है। जैसे फिर से समझिएगा, जो सिउल नदी है उसमें जो कौन कौन सी नदियां यानी कि जो खड्ड है वो कौन कौन सी में मिलती हैं? तो सबसे पहले आती है सगड़ी खड्ड, विद्रोह खड्ड, जुआंस खड्ड के संगम से सिउल नदी का निर्माण होता है, ठीक है साथियों। सिउल नदी का निर्माण होता है। बैरा खड्ड है, बैरा खड्ड के मिलने से सिउल नदी विशाल रूप धारण कर लेती है। जो बैरा खड्ड है वो अपने में बहुत बड़ी खड्ड है, ठीक है, और उसके मिलने से जो वो सिउल नदी जो वो बहुत विशाल रूप जो है धारण कर लेती है। सिउल नदी लोअर चुराह के चहिड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है, ठीक है। जो सिउल नदी है वो लोअर चुराह के चाहिड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। बड़हल, ओबड़ी, तुंडा, साल, बैरा खड्ड रावी की सहायक खड्डे हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका रावी नदी की सहायक नदियां, ठीक है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं चिनाब नदी के बारे में, ठीक है। चिनाब नदी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम जो असिकनी है। चिनाब नदी बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है। चिनाब आपको बता दूं, चिनाब नदी और सतलुज नदी और व्यास नदी ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनमें से जो बहुत से प्रश्न बनते हैं, ठीक है साथियों। तो आप चिनाब नदी को अच्छे से समझेंगे। चिनाब नदी का वैदिक नाम जो असिकनी है, एक प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। और चिनाब नदी ही बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। और ये दूसरा प्रश्न यहाँ से बन गया कि चिनाब नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी जो है बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनी है, ठीक है, चंद्र और भागा। ये भी प्रश्न आपके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में भी कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि चिनाब नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। और ये 2 नदियों से मिलकर बना है चिनाब नदी, चंद्र और भागा, ठीक है। याद रखिएगा, चंद्रभागा और चिनाब नदी ये एक ही नदी है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम जो चंद्रभागा है, ठीक है। और चंद्र और भागा जो 2 अलग अलग नदियां हैं जो जिनके दोनों के मिलने से एक नदी बनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रा नदी चंद्रताल और भागा नदी सूरजताल। चंद्रा नदी चंद्रताल और भागा नदी सूरजताल से निकलती है, ठीक है। आपके यहाँ से भी 2 प्रश्न बन जाते हैं कि चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है और भागा नदी कहाँ से निकलती है। तो चंद्रा नदी चंद्रताल से और भागा नदी सूरजताल से निकलती है, इसलिए इस नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको देखिए इतने से पोर्शन में जो आपके जो कितने प्रश्न बन चुके हैं आप गिन सकते हैं, ठीक है। और कितने प्रश्न जो बन चुके तो आप सोच ही सकते हैं कि चिनाब नदी को जो है समझना कितना जरूरी है। और इसमें से जो बहुत से प्रश्न बनते हैं,
ठीक है, ये पढ़ लिया मैंने, इसलिए इस नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो 7,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो जो ये आपकी नदी है, ठीक है, जो ये आपकी नदी है, इसमें जो जितना भी मतलब कि इसका जो एरिया है, ठीक है, इसमें जो जितना पानी आता है, ठीक है, तो इसमें जो है 7500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है इसका जो जल ग्रहण कर सकती है, इतने के क्षेत्र में जो है जल ग्रहण कर सकती है। ठीक है, चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है 1200 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 122 किलोमीटर ही है। पानी के घनत्व के हिसाब से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, पानी के घनत्व के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा चिनाब नदी, यानी कि चंद्रभागा नदी। ठीक है, तो देखिए आपके चिनाब नदी में केवल इसमें से जो कितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, अब बन चुके हैं और आप खुद सोच सकते हैं कि वीडियो जो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है साथियों, चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। चंद्रा नदी, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा चंद्रा नदी। चंद्रा नदी लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे से के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी में भागा नदी में मिलती है। ध्यान से समझिएगा, चंद्रा नदी जो है लाहौल स्पीति घाट यानी कि लाहौल घाटी के बारालाचे दर्रे के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी में भागा नदी में मिलती है। टांडी जगह है जो भागा नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा भागा नदी। भागा नदी लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप सूरजताल झील से निकलकर टांडी में चंद्रा नदी में मिलती है। ठीक है साथियों, आई होप आपने इसका जो है ध्यान से समझ लिया होगा। फिर से समझा देता हूँ, जो भागा नदी है वो जो लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे, ठीक है, बारालाचा दर्रे के समीप जो सूरजताल झील से निकलकर टांडी जगह है, टांडी में चंद्रा नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, मियार नाला, तवी नदी, सैचू नाला चिनाब की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं पर पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। उसके बाद हमारी आखिरी नदी आती है यमुना नदी। ठीक है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, यमुना नदी का प्राचीन नाम जो है कालिंदी है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कालिंदी। यमुना नदी उत्तराखंड के कालिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, कालिंद पर्वत यानी कि यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खेदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है यमुना नदी जो है उत्तराखंड के कालिंद पर्वत यानी कि यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर भी आपका दूसरा प्रश्न बन जाता है कि यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो कालिंद पर्वत यानी कि यमुनोत्री से निकलती है। कि कौन से राज्य? यानी कि उत्तराखंड। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में बहती है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो 1525 किलोमीटर है। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर कह रहा है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है। ठीक है, जो हमारी यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में बहती है। यमुना नदी की कुल लंबाई जो 1525 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से भी जो है कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पर पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम में जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा गिरि नदी के बारे में। गिरि नदी जुब्बल की कुपर चोटी से निकलती है। गिरि नदी कहाँ से निकलती है? जुब्बल की कुपर चोटी से निकलती है। यह नदी पोंटा कहाँ पर हुआ आपका? पोंटा जो सिरमौर में हुआ। ठीक है, पोंटा के मुकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अश्विनी और जलाल गिरि नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि कह रहा है अश्विनी और जलाल जो दो नदियां हैं वो गिरि नदी की सहायक नदियां हैं। जलाल नदी नेही दाल्टी से निकलकर ददाहू के पास गिरि नदी में मिलती है और अश्विनी खड्ड जो है साधु पुल सोलन के पास गिरि नदी में मिलती है। ठीक है, आपके इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। इसमें ऐसा पूछ सकता है कि गिरि नदी की जो दो सहायक नदी कौन सी हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अश्विनी खड्ड और जलाल। ठीक है, ये दो नदियाँ जो गिरि नदी की सहायक नदी है और गिरि नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है। ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से नेतावर से निकलती है। ठीक है, टॉन्स नदी जो है रूपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से नेतावर से निकलती है। टॉन्स नदी खोदरी माजरी के पास यमुना नदी में मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका प्रश्न ये बनता है, टॉन्स नदी जो है वो किन दो नदियों के संगम से बनी है? रूपिन और सुपिन। और कहाँ से निकलती है? नेतावार से। ठीक है, और टॉन्स नदी खेदरी माजरी गांव के पास यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी की जो है सहायक नदी टॉन्स नदी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पब्बर नदी। हमारा आखिरी पॉइंट है यमुना नदी का। पब्बर नदी टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, पब्बर नदी जो टॉन्स नदी की सहायक नदी है, यह चंद्रनाहन झील से निकलती है। यह इसकी जो सहायक नदी जो पब्बर नदी, यह चंद्रनाहन झील से निकलती है। पब्बर नदी चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिलती है। आंध्रा और पटसरी नदी पब्बर की सहायक नदियां हैं। इसमें आपका प्रश्न ये पूछा गया है, कई बार मैंने देखा है और एग्जाम में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट उसमें पूछा गया था कि आंध्रा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर होगा इसका पब्बर नदी की सहायक नदी है आंध्रा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आंध्रा नदी चिड़गांव से और पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पब्बर नदी में मिलती है। आंध्रा नदी जो चिड़गांव से और पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पब्बर नदी में मिलती है। ठीक है, आंध्रा नदी जो कहाँ से निकलती है? चिड़गांव से। पटसरी नदी कहाँ से निकलती है? खड़ा पत्थर से, जो कि शिमला में, वहां से निकलती है। तो ये थे आपके नदियों के बारे में प्रश्न, और उसमें मैंने जो है दो प्रश्न जो है ऐसे ही रख लिया आपके लिए मिसलिनियस क्वेश्चन, जिनको बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी, जिसकी लंबाई आपको पता है। और भरमौर के क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है साथियों, तो इसके आगे जो मैं आपके लिए जो MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि नदियों के बारे में रहने वाले होंगे, और मैं क्वेश्चन जो यहीं से डालूंगा, जो मैंने पढ़ा है वहीं से जो आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।